आज के मुख्य समाचार। वॉल्वो किराए के नाम पर ठगी का आरोप। हिमाचल में लू का कहर जारी। अब गर्मी में नहीं झुलसेंगे ट्रैफिक पुलिसकर्मी। 17 वर्षीय प्रवासी युवती कोरोना पॉजिटिव। ब्लैक अंबर पलम ने सेब को दी टक्कर। रिज मैदान पर धागों से बनी पेंटिंग्स ने पर्यटकों को किया मंत्रमुग्ध। रोटरी क्लब में आयोजित निःशुल्क नेचुरोपैथी शिविर। हिमाचल को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए केंद्र से 101 करोड़ रुपए की राहत। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC के खिलाफ एक नया मामला सामने आया है, जिसमें साधारण बस में यात्रा करने के बावजूद यात्रियों से वॉल्वो बस का किराया वसूल लिया गया है। यह घटना बीते कल की बताई जा रही है, जब रोजाना रात 9:30 बजे धर्मशाला से शिमला जाने वाली HRTC वॉल्वो बस तकनीकी खराबी के कारण हमीरपुर के पास खड़ी हो गई। धर्मशाला से शिमला के लिए पहले से ऑनलाइन टिकट बुक कर चुके यात्रियों को जब धर्मशाला बस स्टैंड पर वॉल्वो बस उपलब्ध नहीं हुई तो निगम प्रबंधन ने यात्रियों को हमीरपुर तक साधारण बस में भेजा। हैरानी की बात यह रही कि यात्रियों से साधारण बस में सफर के बावजूद वॉल्वो बस का किराया वसूला गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार धर्मशाला से शिमला तक साधारण बस का किराया 607 रुपए है, वहीं वॉल्वो बस का किराया 1385 रुपए है। धर्मशाला से हमीरपुर तक साधारण बस का किराया 235 है, लेकिन यात्रियों से पूरे 1385 रुपए वसूल लिए गए हैं। विरोध करने पर परिचालक ने कहा कि उनके पास जो टिकट मशीन है वह वॉल्वो बस की है और उसी के हिसाब से किराया काटा जा रहा है। यात्री रोहित, सुरेश और विपिन कुमार ने बताया कि न केवल उनसे ज्यादा किराया वसूला गया है, बल्कि जो साधारण बस भेजी गई थी उसकी हालत भी बेहद खराब थी। उन्होंने बताया कि खराब सीटें, घिसे हुए टायर और खस्ता हाल बस के कारण उन्हें काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। इस संबंध में यात्रियों ने HRTC प्रबंधन से शिकायत भी दर्ज करवाई है। HRTC तारा देवी डिपो शिमला के तकनीकी विंग के प्रबंधक अमित चौहान ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि धर्मशाला से शिमला जाने वाली वॉल्वो बस बीते कल तकनीकी कारणों से ब्रेकडाउन हो गई। यात्रियों को असुविधा न हो, इसीलिए उन्हें हमीरपुर तक साधारण बस में भेजा गया। हमीरपुर से आगे वॉल्वो बस चलाई गई। जिन यात्रियों से अधिक किराया वसूला गया है वे निगम के कार्यालय से संपर्क करें, उन्हें रिफंड प्रदान किया जाएगा। यात्रियों ने मांग किया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए HRTC को पारदर्शी व्यवस्था लागू करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की भट्टा कुफर फल मंडी में इस बार एक नया फल सुर्खियों में है। पारंपरिक सेब की तुलना में ब्लैक अंबर पलम की कीमतों के मामले में बाजी मार ली है। जहां अर्ली वैरायटी के सेब 80 से 110 रुपए प्रति किलो बिक रही है, वहीं ब्लैक अंबर पलम को 120 से 130 रुपए प्रति किलो तक के दाम मिल रहे हैं। यह इस सीजन के अब तक के सबसे ऊंचे दाम माने जा रहे हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 20 से 30 रुपए अधिक है। भट्टा कुफर मंडी, जो आमतौर पर सेब कारोबार के लिए जानी जाती है, अब तेजी से स्टोन फ्रूट के लिए भी पहचान बना रही है। इस पर मंडी में पलम, आड़ू, बादाम, खुरमानी जैसे स्टोन फ्रूट को भी 100 रुपए प्रति किलो तक के अच्छे दाम मिल रहे हैं। अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, पुणे समेत अन्य राज्यों में इन फलों की भारी मांग देखने को मिल रही है। बदलते मौसम ने बागवानों की सोच भी बदल दी है। कोटखाई के बागबान दीपक धांटा बताते हैं कि सेब की खेती के लिए बर्फबारी जरूरी होती है, जो अब कम हो रही है। इसी के चलते सेब के पेड़ सूखने लगे हैं और उत्पादन पर असर पड़ता है। वहीं स्टोन फ्रूट को कम चिलिंग आवर 300 से 500 घंटे की आवश्यकता होती है, जिससे यह कम मेहनत में तैयार हो जाते हैं। मंडी के आड़ती सनी ठाकुर के अनुसार स्टोन फ्रूट सेब की तुलना में जल्दी तैयार हो जाते हैं और बाजार में पहले पहुंच जाते हैं। वहीं आरती प्रवीण ने बताया कि परिवहन सुविधा बेहतर होने से अब इन फलों की शिपमेंट भी आसान हो गई है। यहाँ तक कि चेरी को अब हवाई मार्ग से भेजा जा रहा है, जिससे उसकी ताजगी बनी रहती है और दूर दराज के बाजारों तक समय तक पहुंच पाती है। सेब की पारंपरिक किस्मों को सर्दियों में 800 से 1200 घंटे चिलिंग की जरूरत होती है, लेकिन बर्फबारी में कमी और गर्म सर्दियों के कारण यह चिलिंग
पावर मिलना मुश्किल हो गया है। इसी के कारण सेब की फसल कमजोर पड़ रही है और कई जगहों पर पौधे सूख रहे हैं। ऐसे में बागवानों के लिए सेब की खेती को टिकाऊ बनाए रखना कठिन होता जा रहा है। भट्टा कुफर मंडी में अब स्टोन फ्रूट की आवक सेब के बराबर होने लगी है। विशेषज्ञ और बागवानों का मानना है कि अगर मौजूदा रुझान ऐसे ही जारी रहा तो आने वाले वर्षों में शिमला की फल मंडियों में स्टोन फ्रूट सेब की जगह लेने में कामयाब हो सकते हैं। बदलते मौसम और बढ़ती मांग ने शिमला जिले के फल उत्पादन में एक बड़ा बदलाव ला दिया है। हिमाचल प्रदेश भी अब मैदानी इलाकों की तरह भीषण गर्मी की चपेट में आ गए हैं। मंगलवार को प्रदेश में लगातार दूसरे दिन लू का प्रकोप देखने को मिला। ऊना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू और बिलासपुर जैसे जिलों में गर्म हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार मंगलवार को कुल्लू, मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा, जबकि राजधानी शिमला का अधिकतम तापमान भी 30 डिग्री के करीब पहुंच गया। गर्मी के कारण ऊना और आसपास के क्षेत्रों में दोपहर के समय बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं शिमला की बात करें तो लोग सिर पर तौलिया या कपड़ा ढककर और महिलाएं छाता लेकर बाहर निकलती दिखी। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बुधवार को ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और मंडी में लू चलने की संभावना है, जबकि वीरवार को कांगड़ा और सोलन जिलों को भी इस सूची से जोड़ा गया है। इन जिलों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने यह भी जानकारी दी है कि 13 से 15 जून के बीच प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश और तूफान चलने की संभावना है। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राजधानी शिमला में गर्मी का असर जरूर कम है, लेकिन दोपहर के समय यहाँ भी धूप तीखी हो रही है। पर्यटक केवल सुबह और शाम के समय ही ठंडक का अनुभव कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि अत्यधिक गर्मी के दौरान धूप में बाहर निकलने से बचे, पर्याप्त पानी पिए और बच्चों और बुजुर्गों को खासतौर पर गर्मी से बचा कर रखे। आने वाले दिनों में लू और तूफान के मद्देनजर सावधान रहने की अपील भी की गई है। मौसम में इस बदलाव को देखते हुए प्रशासन और नागरिकों को सावधानी बरतनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश नालागढ़ उपमंडल में एक और कोरोना संक्रमित मामला सामने आया है। 17 वर्षीय एक प्रवासी युवती की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसे स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन में रखा है। युवती को खांसी और जुकाम के लक्षण दिखने के बाद निजी अस्पताल में कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने युवती के परिजनों और संपर्क में आए अन्य 18 लोगों के सैंपल लिए, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कविराज नेगी ने बताया कि युवती की स्थिति सामान्य है और उसे होम आइसोलेशन में रखा गया है। उन्होंने बताया कि युवती की ट्रैवल हिस्ट्री की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे कोविड-19 के लक्षण दिखने पर तुरंत जांच करवाएं और सावधानी बरतें। गौरतलब है कि इससे पहले नालागढ़ में एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जो अब स्वस्थ हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रोटरी क्लब द्वारा 5 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर विक्रम मिशाल, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, उन्होंने इस शिविर के बारे में विशेष जानकारी दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस शिविर में बैक पेन, नेक पेन और घुटने का दर्द और भी विभिन्न प्रकार के इलाज वाइब्रेशन थेरेपी के माध्यम से किए जा रही है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि यह शिविर शिमला के नागरिकों के लिए एक अनूठा अवसर है, जहां वे अपनी समस्याओं का समाधान बिना दवाओं के लिए पा सकते हैं। शिविर में भाग लेने के लिए कोई पूर्व पंजीकरण आवश्यक नहीं है। रोगी सीधे रोटरी क्लब शिमला में आकर उपचार प्राप्त कर सकते हैं। रोटरी क्लब शिमला के अध्यक्ष ने बताया कि इस प्रकार के शिविरों का आयोजन समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को दवाओं के बिना उपचार के विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। यह शिविर शिमला के नागरिकों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जहां वे प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। मैं राजस्थान हनुमानगढ़ से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पे ये लॉन्च क्लब के थ्रू ये एक्यूप्रेशर नेचुरोपैथी का कैंप लगा है। तो यहाँ पे विदाउट मेडिसिन, यहाँ पे एक्यूप्रेशर के जरिए जैसे बैक पेन है, नी पेन है, सर्वाइकल है, जॉइंट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो बहुत अच्छे से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है।
तो ये 4 से 5 दिन का कैंप होता है। 4 से 5 दिन पेशेंट को रेगुलर आना पड़ता है। तो इसके अंदर किसी भी पेशेंट की कोई भी अगर मेडिसिन खा रहा है तो उसकी किसी तरह की कोई मेडिसिन बंद नहीं करी जाती, वो अपनी मेडिसिन खाए, और ना किसी को बंद करवाई जाती। ये नहीं है भाई आप ये एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आप कोई मेडिसिन ये मत खाओ वो नहीं खाओ, बट मेडिसिन के साथ अगर एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट अपने करवाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट जो ब्लड सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग होता है, तो इससे क्या होता है जो अपना आज के समय के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आ रही है, 100 में से 90% लोगों को ब्लड की सर्कुलेशन की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से अपने कोई नी पेन है, सर्वाइकल है, जॉइंट्स पेन है, अर्थराइटिस है, वह गठिया की जो प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के जरिए जो नर्वस सिस्टम है जो ब्लॉक लगी हुई है उसको अपने ब्लड सर्कुलेशन करते हैं, जिससे किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं देते हैं, और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और एक्यूप्रेशर के हिसाब से तो हर पेशेंट को पता है भी, एक्यूप्रेशर तो पूरे हर इंसान को, जैसे हर पेशेंट को पता चलता है भी एक्यूप्रेशर फीवर लगा है, एक्यूप्रेशर क्लिनिक में जाते हैं तो बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उनसे बहुत काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा आप सबसे, तो आप भी यहाँ पे ये लॉन्च क्लब रोटरी क्लब के थ्रू ये फीवर लगा है, तो इसके अंदर आप पूरा लाभ लीजिए और बहुत अच्छे तरह से आपको चेक किया जाएगा और ट्रीटमेंट दिया जाएगा। धन्यवाद। तो लेफ्ट लेग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, इस लेग को जैसे वैसे बोलते हैं ये साइटिका वेन है, तो L4 L5 के अकॉर्डिंग ये ऐसी नर्वस सिस्टम निकल रही है, तो जिसके अंदर ये नर्वस सिस्टम को यहाँ से अपने बोल देते हैं ब्लड के सप्लाई यानी ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो गया, तो इस एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स के जरिए इनका ब्लड सर्कुलेशन यहाँ से ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो जिससे उनको अच्छा काफी रिलीफ मिलेगा। 100 में से 70% एक्यूप्रेशर के अंदर पेशेंट को फायदा मिलता है। अगर पेशेंट को कोई 1%, 10%, 30% अगर बेनिफिट थोड़ा कम हो रहा है तो उस चीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं है किसी तरह का, क्योंकि विदाउट मेडिसिन है। जो प्राकृतिक चीज के अकॉर्डिंग देखें तो आज से 20 से 25 साल जो ये कंकर पत्थर अपने हाथों में चुभते थे, नंगे पैर काम करना खेतों में, तो ये सब एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते थे। जो आजकल समय के अकॉर्डिंग समय बदल गया, तो उसके हिसाब से हाथों से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो उसके कोई नुकसान नहीं है इसका। मुझे 8-9 महीने हो चुके हैं। डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं रेस्ट करो और मेडिसिन लो, पेन किलर दो और वो रेस्ट करो, स्लीप करो, रेस्ट करो, तो उससे वो पेन ठीक हो जाती है। जैसे मेडिसिन लेते हैं उसके बाद वैसे ही हो जाता है पेन, तो कोई मतलब वो है नहीं। हिप्स के नीचे जो होती है थाइस के पास, वहाँ पे एक पॉइंट पे है, तो दर्द पेन बहुत ज़्यादा होती है, चल नहीं पाता हूँ, ना बैठ पाता हूँ, ना सो पाता हूँ। हाँ, अभी मतलब थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए बड़ी आर्थिक सहायता प्रदान की है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य को 101.18 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी की है। यह बजट राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों और शहरी स्वास्थ्य मिशन के लचीले कोष के रूप में खर्च किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अवर सचिव मलाई कपूर हल्दर द्वारा राज्य के वित्त एवं स्वास्थ्य सचिव को यह राशि जारी करने संबंधित पत्र भी भेजा गया है। यह सहायता प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बेहतर संचालन हेतु खर्च की जाएगी। 22 मई को जारी आदेशों के अनुसार इस धनराशि का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जाएगा और NHM की वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। साथ ही राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी निधि के अनुपात में राज्य की 40% हिस्सेदारी संबंधित खातों में समय पर जमा की जाए। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह हिस्सेदारी 10% तय की गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्थिति में राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के बिना विभिन्न योजनाओं या गतिविधियों के लिए निधि के आवंटन में कोई बदलाव नहीं कर सकते। यह वित्तीय सहायता हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगी। इससे विशेष रूप से मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की व्यवस्था और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सकेगी। केंद्र सरकार की इस पहल से हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। केंद्र सरकार की इस पहल से हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी और लोगों को अधिक प्रभावी एवं सुलभ इलाज मुहैया करवाया जा सकेगा। स्वास्थ्य विभाग अब इस धनराशि के प्रभावी उपयोग के लिए कार्यवाही में जुट गया है।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित एक अनूठी प्रदर्शनी में धागों से बनाई गई पेंटिंग ने पर्यटकों स्थानीय निवासियों को आकर्षित किया है। इस प्रदर्शनी में प्रस्तुत कलाकृतियां न केवल पारंपरिक कला की पुनः संरचना है, बल्कि यह दर्शाती है कि कैसे एक साधारण सामग्री से भी अद्भुत कला संरचनाएं की जा सकती है। प्रदर्शनी में प्रमुख कलाकार भरत भंडारी ने धागों से विभिन्न चित्रों की संरचनाएं की है, जो देखने में पेंटिंग्स जैसी प्रतीत होती है। कलाकार भरत भंडारी ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान जब अधिकांश लोग अपने कमरों में थे, उन्होंने अपने खाली समय का प्रयोग करते हुए इस कला में रुचि विकसित की। उन्होंने अपने हाथों से धागों की सहायता से चित्र बनाना शुरू किया और धीरे धीरे यह कला एक प्रदर्शनी के रूप में सामने आई। प्रदर्शनी में आने वाले पर्यटक और स्थानीय लोग इन धागों से बनी कलाकृतियों की बारीकी और सुंदरता की सराहना कर रही है। कई लोग यह जानने के लिए उत्सुक है कि इन चित्रों को धागे से कैसे तैयार किया गया। इस कला के प्रति बढ़ती हुई रुचि को देखते हुए भरत भंडारी ने भविष्य में एक एकेडमी खोलने की घोषणा बनाई है, जहां वे इस कला को और अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यह प्रदर्शनी शिमला के सांस्कृतिक परिदृश्य में एक नई दिशा की ओर संकेत करती है, जहां पारंपरिक कला को आधुनिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरा नाम भारत भंडारी है जी, और मैं शिमला से ही विकास नगर में रहता हूँ। ये पेंटिंग्स तो लोग बहुत कुछ करते हैं, कैनवस में करते हैं, कलर से करते हैं, लेकिन मेरे मन में कुछ ऐसा कि कुछ अलग से किया जाए, तो मैंने थ्रेड से, धागों से पेंटिंग्स बनाना चाहिए। ये धागा जो होता है, जो स्वेटर्स वगैरह बनाती हैं लेडीज़ है, वही धागा होता है। उसमें हम कलरिंग करके एक शीट लेके उसमें हम पेस्टिंग करते हैं एक धागे को, उस तरह से तस्वीर में। एक साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे अगर बड़ी तस्वीर बनानी हो तो 1 से 1.5 महीना एक तस्वीर को बनाने में लग जाता है। नहीं, मैं अब हिमाचल ट्रेडिशनल हर तरह की बनाना चाहता हूँ। अभी तो मेरी शुरुआत है, अभी तो कुछ एक तस्वीरें मैंने बनाई है। आगे मैं और चीज़ों को लेके भी इसमें काम करूँगा। मेरा इंटरेस्ट था, शुरू से मेरा इंटरेस्ट रहा है जी कुछ करने का, पेंटिंग्स वगैरह करने का, कुछ क्राफ्ट वर्क करने का शुरू से इंटरेस्ट रहा है। तो उसको मैंने अभी लॉकडाउन का टाइम ज़्यादा टाइम दे के, समय नहीं मिल पाता है ज़्यादा, तो लॉकडाउन के टाइम में हमारे पास समय था, तो मैंने उस टाइम को ज़्यादा। अभी इस तरह से तो कोई अकेडमी हमने खोली नहीं है, पर मेरा यहाँ पे मैंने एग्जीबिशन लगाई तो काफ़ी लोग मेरे से पूछ के गए कि आप सिखाते हुए, तो मेरा विचार बन रहा है अकेडमी खोलने का। एज ए कैरियर की बात तो है, अगर कोई मुझे ऑर्डर दे या कोई मुझे करेगी तो मैं करूँगा, ज़रूर बनाऊँगा इसको। वैसे सबसे पहले तो आदमी अपने पेट, अपने परिवार को पालने की सोचता है, तो मेरा प्रोफेशन वैसे टैक्सी चलाना है। हम स्कूल के साथ मेरी टैक्सी अटैच है। उसके बाद जो मुझे समय मिल पाता है, मैं उसमें, अगर इसमें मेरे को अच्छी अर्निंग होता तो मैं इसको कैरियर